वीर सावरकर एक तरीके से एक ऐसा चश्मा है जो अराष्ट्रवादी कौन है, राष्ट्रवादी कौन है, कौन राष्ट्रवादी बन के अराष्ट्रवादी प्रवृत्ति कर रहा है, उसका एक चश्मा है। असल में वीर सावरकर को जो गांधी हत्याकांड में फंसाया गया, उसकी भी बहुत सोची समझी साजिश के तहत फंसाया गया। देखिए, वीर सावरकर का नाम जो घसीटा गया उसकी वजह ये थी कि नाथूराम गोडसे उनका शिष्य था और वीर सावरकर ने कभी इस बात को डिनाई नहीं किया। अदालत में भी, जो लाल किले की अदालत में जो वीर सावरकर बयान देते हैं उसमें वो स्वीकार करते हैं। और फिर नाथूराम गोडसे एक संपादकीय लिखता है हिंदू राष्ट्र में, जिसमें वो वीर सावरकर को कोसता है। वो कहता है कि ये सब बुजुर्ग हो चुके हैं, इनमें लड़ने की क्षमता नहीं बची है, बिल्कुल हमें जो है वो ये आप जो संपादकीय की बात कर रहे हैं, उससे पहले 15 अगस्त की जो घटना है उसमें सावरकर अपने घर पर भगवा ध्वज और तिरंगा दोनों लगाते हैं। और जो गुरु शिष्य की बात कही, तो शिष्य कहने में कहाँ है, वो अपने गुरु की आलोचना कर रहा है, उस समय पर गुरु की आलोचना कर रहा है। मैंने गोडसे ने विरोध किया उसका। हाँ, क्या 2 झंडे क्यों लगाए? सावरकर के इस माफीनामे को लेकर आप क्या सोचते हैं? रणनीति थी, समर्पण था? देखिए, ये जो भी लोग इस तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं उसमें एक मूर्खता है और वो धूर्तता से लिपटी हुई है, ऐसा मुझे लगता है। गांधी जी ने तो ये तक कहा था कि अगर मेरा चरखा इसमें नहीं होगा तो तिरंगे को मैं सलामी नहीं दूंगा। इस तरह से महापुरुष भी तेरे हैं और मेरे हैं, इस दल के हैं और उस दल के हैं। सावरकर इससे अछूते नहीं रहे। नमस्कार, पांचजन्य के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिनके योगदान को आधा अधूरा आंका गया और इतिहास के साथ काफी अन्याय किया गया। और ऐसा ही एक नाम है स्वतंत्र वीर सावरकर, जिन्हें लेकर इतिहास में उनकी उपेक्षा की गई, उनके योगदान को कम आंका गया और आज भी उनके ऊपर कई सवाल उठाए जाते हैं, उनके त्याग, उनके बलिदान को किनारे कर कर। लेकिन सच क्या है? आखिर वीर सावरकर क्या थे? उनसे जुड़े हुए अनसुलझे, अनकही कई ऐसी बातें जो आज हम इस पॉडकास्ट में करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ जो शामिल हैं वो बहुत महत्वपूर्ण नाम है, क्योंकि इन सभी ने वीर सावरकर पर अच्छी खासी रिसर्च की है, पढ़ा है, जाना है, समझा है। हमारे साथ हैं पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर जी, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रखर श्रीवास्तव, जो कि अभी सावरकर राष्ट्रीय स्मारक मुंबई रिसर्च सेंटर में के जो रिसर्च काउंसिल जो सावरकर के परिवार ने बनाई है उसके सदस्य भी हैं। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त श्री उदय माहुरकर जी, जिन्होंने वीर सावरकर पर एक पुस्तक भी लिखी है, वीर सावरकर जो भारत का विभाजन रोक सकते थे। जो कि हम पांचजन्य के प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, तो सबसे पहले शुरुआत हम पांचजन्य से ही करेंगे। हितेश जी, पांचजन्य ने बहुत काम किया है वीर सावरकर जी की रिसर्च को लेकर। उनके जो ऐसे कई पहलू थे जिन्हें छुपाया गया, दबाया गया, उनके योगदान को उसको उभार कर लाने का काम किया है। क्या आज वर्तमान में जिस फ्रेम में, जिस दृष्टिकोण के साथ वीर सावरकर को देखा जाता है, क्या वो सही है? तृप्ति जी, बात यही है, पांचजन्य ने ये विषय उठाया तो क्यों उठाया? क्योंकि इस देश में, ये देश एक है, महापुरुष साझे हैं, विरासत साझी है, इस दृष्टिकोण तक को खंडित करने की कोशिश हुई। ये अंग्रेजों की जैसे बांटो और राज करो की जो नीति थी ना, उसी तरह से महापुरुष भी तेरे हैं और मेरे हैं, इस दल के हैं और उस दल के हैं, इस जाति के हैं या उस जाति के हैं। ये षड्यंत्र और छल महापुरुषों के साथ भी चला और सावरकर इससे अछूते नहीं रहे। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो फ्रेम है, ये जो दृष्टिकोण है, वास्तव में अधूरा और खंडित चित्र सावरकर का प्रस्तुत करता है। और इसीलिए पांचजन्य ने एक बार नहीं, अनेक अंकों में बार बार जब जब अवसर आया, इस विषय पर शोध करना, इस विषय पर शोध करने वालों को एक मंच देना, अज्ञात अल्पज्ञात चीज़ों को सामने लाने का काम हमने किया। और मुझे लगता है कि सावरकर को अगर आप देखेंगे, उनके जीवन को अगर आप देखेंगे, तो आपको उस विराटता का अनुभव होगा। पहली बात है, आप उसका साक्षात्कार आपसे कराया जाए। एक व्यक्ति जिसमें तिलक देखते हैं कि हाँ, ये क्रांतिकारी मटेरियल है, ये भारत का भविष्य हो सकता है, उसमें संभावनाएं देखते हैं। और उनको श्यामजी वर्मा के पास वो छात्रवृत्ति देकर भेजते हैं लंदन। छात्रवृत्ति का नाम ही आगे की बातें बहुत सारी बताएगा। शिवाजी महाराज के नाम पर वो छात्रवृत्ति है। उससे वो पहुंचते हैं और वहां पर इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी वर्मा के साथ करते हैं। एक पढ़ने लिखने की उम्र में एक बच्चा जाता है और उसमें देश प्रेम का, देश के लिए कुछ करने का भाव इतना बड़ा है कि बाद में वो जो इंडिया हाउस है, वो क्रांतिकारियों को
एक साथ लाने का, संजोने का और उनको देश की आज़ादी के लिए मंत्र सिद्ध करने का, मैं कहूँगा, काम करता है। वो काम उन्होंने किया। लाला हरदयाल की बात करिए, मदन लाल ढींगरा की बात करिए, मैडम भीकाजी कामा की बात करिए, ये बड़े नाम हैं भारतीय क्रांति के। और ये किसकी प्रेरणा से इस काम में लगे? उनके पीछे अगर कोई खड़ा हुआ है तो वो सावरकर खड़े हुए हैं। आप पेरिस देखिए, आप बर्लिन देखिए, आप जेनेवा देखिए, आप लंदन देखिए, आप स्विट्जरलैंड चले जाइए, स्विट्जरलैंड से लेकर स्लोवाकिया तक आपको हर जगह सावरकर के चाहने वाले उस समय पर मिल जाते हैं। और सावरकर इसके साथ साथ विदेशों में भारत की स्वतंत्रता की अलख जगा रहे हैं, नवयुवकों को तैयार कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वो कानून की शिक्षा भी ले रहे हैं। मगर भारत में बहुत सारे लोग बाहर पढ़ने गए, मगर ऐसे कितने लोग थे जो वहाँ से बैरिस्ट्री करके आए और सम्राट के नाम की शपथ लेके मना कर दिया कि ये शपथ हम नहीं लेंगे, ये शपथ होगी तुम्हारे लिए। बैरिस्टर एट लॉ उस समय करना आसान बात नहीं था, मगर करने के बाद मैं सम्राट के नाम की शपथ नहीं लूँगा, इसलिए वकालत की अनुमति नहीं मिली। तो अगर आप देखेंगे सावरकर को, अगर देखेंगे, उन्होंने भारतीय क्रांतिकारी परिदृश्य को, आज़ादी के पूरे परिदृश्य को रीडिफाइन किया, पुनर्परिभाषित किया, नई उसमें ऊर्जा भी डाली। और कुछ लोग वामपंथी, दक्षिणपंथी ऐसे नैरेटिव में बांटने की कोशिश करते हैं। वो लोग शायद ये भूल जाते हैं कि HSRA, जो हिंदुस्तान रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन थी, भगत सिंह, चंद्रशेखर, भगत सिंह, राजगुरु, ये सब लोग उससे जुड़े हुए थे। और उससे पहले जो बनी थी अशफाक, बिस्मिल और चंद्रशेखर, बाद में उसका नाम बदला गया, उसके जुड़े हुए लोग कहते हैं कि हमारी प्रेरणा अगर कोई है तो 1857 भारत का पहला स्वातंत्र समर था। ये लिखी हुई जो सावरकर की पुस्तक है वो हमारी प्रेरणा है। तो यानी आप जिस पर वामपंथ का ठप्पा लगाते हैं उसकी प्रेरणा भी सावरकर हैं। ये अधूरा चित्र भी रखा जाता है। सावरकर के काम का अनुवाद किया भगत सिंह ने। ये कितने लोग जानते हैं ये बात? यही बात है। उदय जी, आपने तो पुस्तक भी लिखी है वीर सावरकर पे, जिस तरह से हितेश जी अभी बता रहे हैं कि उनका जो योगदान रहा है कि भगत सिंह ने उनकी पुस्तक का अनुवाद भी किया। लेकिन जब हम स्वतंत्रता के बाद का भारत देखते हैं, उस पूरे इतिहास में अगर हम देखें पिछले 75 सालों में, तो वीर सावरकर के इस योगदान को पूरी तरह दबा दिया गया। इसके पीछे की वजह क्या थी, क्यों दबाया गया? और आज जब हम इतनी मुखरता से बात कर रहे हैं तो ये आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है कि हमें किसी का त्याग बताना पड़ रहा है? देखिए, मेरा दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग है इसके अंदर। देखिए, महान क्रांतिकारी के रूप में तो सावरकर जाने ही जाते हैं। हमने जो पुस्तक लिखी है, मैंने और मेरे सहलेखक चिरंजीव पंडित में, उसमें हमने एक नया दृष्टिकोण सावरकर जी के बारे में दिया है, जो दृष्टिकोण आज हमारे लिए बहुत ही सार्थक है, आज के भारत के लिए। हमने कहा है कि वीर सावरकर जो थे वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह थे, क्योंकि हमारा जो विभाजन हुआ देश का, उसकी भविष्यवाणी उन्होंने 1937 में कर दी थी। देखिए, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की पहली कल्पना की सर मोहम्मद इकबाल ने, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो एक राष्ट्रगीत लिखा था, लेकिन बाद में वो कट्टरवादी बन गए थे। 1930 की जो मुस्लिम लीग की कॉन्फ्रेंस हुई प्रयागराज में, इलाहाबाद में, वहाँ पे उन्होंने कहा कि उस टाइम पे कहा 1930 में कि आज का जो सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, जिसको हम आज कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पे मैं भविष्य में मुसलमानों की एक अलग भूमि देख रहा हूँ, एक अलग देश देख रहा हूँ। 1932 के अंदर रहमत अली चौधरी नाम के एक गुज्जर मुसलमान थे पंजाब के, उन्होंने दूसरी गोलमेजी जो बैठक हुई लंदन में, उसमें उन्होंने जो मुस्लिम पार्टिसिपेंट्स थे उनमें एक पेपर उन्होंने सर्कुलेट किया, नाउ और नेवर, अलग देश मांगने का ये सब में अच्छा मौका है, इसके बाद में मौका मिलेगा नहीं। उसके अंदर पाकिस्तान शब्द का उन्होंने पहली बार उसको कॉइन किया और जिन्ना ने उसको ओप दी, मतलब उसको शेप दिया। तो जब 1936 के अंदर जब सिंध को मुंबई प्रांत से अलग किया गया, उस टाइम पे सावरकर ने ये कहा कि ये एंग्लो मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी है, पाकिस्तान की नींव डालने का काम शुरू हो चुका है। और 1937 में जब उन्होंने पद ग्रहण किया हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में,
कर्नावती में, अहमदाबाद में, तो उनका जो 1937 का स्पीच जो है उनका दिसंबर का, जिसको तोड़ा मरोड़ा जाता है, उसके अंदर स्पष्ट उन्होंने कहा है कि अगर हिंदू हकों का हनन करके मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस करती रही तो भारत का विभाजन हो सकता है। लेकिन इसको इस तरह से देखा जाता है कि उन्होंने जो कहा जाता है कि उन्होंने टू नेशन थ्योरी का बीजारोपण किया, ये बनाया जाता है शब्दों नैरेटिव। को उन्होंने पकड़ लिया है, समझे ना आप। लेकिन आपका मूल प्रश्न है कि उनको इस तरीके से उनको बदनाम क्यों किया जाता है। उसका मूल कारण ये है कि वीर सावरकर जो हैं वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के सब में बड़े सिंबल हैं। जो भी वामपंथी हैं, जो भी पैन इस्लामिस्ट हैं, बहु इस्लामवादी हैं, जो क्रिश्चियन पैन क्रिश्चियंस हैं, जो इनकी सबकी जो गतिविधियां हैं, जो उनको ये लगता है कि अगर वीर सावरकर हमारा भारत के नैरेटिव का अगर मेन फिगर बन गए, अगर हमारे युवा वीर सावरकर के कहने पे चलने लगे तो हमारी दुकान जो है वो बंद हो जाएगी। वीर सावरकर एक तरीके से एक ऐसा चश्मा है जो अराष्ट्रवादी कौन है, राष्ट्रवादी कौन है, कौन राष्ट्रवादी बन के अराष्ट्रवादी प्रवृत्ति कर रहा है, उसका एक चश्मा है। तो इनको ही डर लगता है कि वीर सावरकर का नैरेटिव अगर फैल गया समाज के अंदर, भारत के अंदर, तो हमारा जो दुकान है हमारी बंद हो जाएगी, हमारे लिए कोई स्पेस बचेगी नहीं देश के अंदर। तो वीर सावरकर जो है वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी और हमारी नेशनल सिक्योरिटी उसके सब में बड़े सिंबल है। और मैं आगे कहूँ तो पाकिस्तान की तो उन्होंने भविष्यवाणी की 10 साल पहले, 9.5 साल पहले टू बी प्रिसाइज, लेकिन उसके बाद में भी उन्होंने जो एक विजन दी देश को, जब जून 1947 के अंदर भारत के विभाजन की घोषणा हुई, तब उन्होंने कहा कि देखिए हमें संतोष होना चाहिए कि हम 80% भारत को हम आज़ाद करवा रहे हैं 1000 साल की गुलामी के बाद करीब, और मराठा कालाकर्बन छोड़ दे तो ठीक है। लेकिन ये जो 20% जो पाकिस्तान जो हमारे से अलग हुआ है, इट शुड बी ट्रीटेड एज रिबेल प्रोविंस। पहली अपॉर्चुनिटी पे इसको हमको एनेक्स कर लेना चाहिए, समझा। ये मौका हम 1965 में हमारे पास आया, हमारी सेना लाहौर से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर थी और लाल बहादुर शास्त्री जी ने सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया, समझा। 1971 के अंदर हमने पाकिस्तान के 2 भाग कर दिए। एक टाइम पे ऐसा लगा कि मिसेस श्रीमती गांधी है वो वीर सावरकर के सपने को साकार कर रही है, समझे ना आप। और फिर 1972 का जो शिमला समझौता हुआ, शिमला समझौता में उन्होंने पीओ को तो वापस नहीं लिया। जो भूमि हमने सिंध में कैप्चर की थी, 3 तहसीलें हमारे पास थी, हिंदू मेजोरिटी तहसील, वो हमने वापस कर दी। वहाँ के हिंदू जिन्होंने हमें मदद की थी वो एरिया कैप्चर करने में, वो घबरा के वो भारत आ गए। 1 लाख लोगों का माइग्रेशन हुआ है डर के मारे, समझा। तो वीर सावरकर जो है वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के नॉस्ट्राडेमस है, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह। मैं तो ये कभी कभी कहता हूँ कि अगर गांधी हमारे राष्ट्रपिता है तो वीर सावरकर जो है हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह है। चाइना की भविष्य उन्होंने की 1954 के अंदर, जब जवाहरलाल नेहरू जब पंचशील नाम का एक मंत्र लेके आए, एक गांधीवादी मंत्र था वो कि हम इस पंचशील को हम अपनाते हैं तो हम हमारे पड़ोसी देशों के साथ भाईचारे के रूप में भाईचारे से रह पाएंगे। उस टाइम पे सावरकर ने कहा, जवाहरलाल नेहरू, जो चाइना की गतिविधियां हैं, जिस तरह से चाइना ने तिब्बत हत्या लिया, उसके बाद में जो सैनिक के रूप से हमारे से आगे बढ़ चुका है, उसके बाद में चाइना से ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करना ये खतरे से खाली नहीं है। ये चाइना की जो जमीन हड़पने की भूख है उसको बढ़ावा देगा, है ना। और मुझे थोड़ा भी अचंभा नहीं होगा कि चाइना भारत पे ही अटैक करके भारत की जमीन हथिया ले, जो 8 साल के बाद सही हुआ। उस टाइम पे सावरकर ने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू, जो तुम्हारा पंचशील है वो है मंत्रों की माला, और चाइना का पंचशील जो है वो है बॉम्ब, वो है मिसाइल, वो है मशीन गन, वो है सबमरीन। बिल्कुल, यानी ये जो दृष्टिकोण है जो बताया गया था कि सावरकर को टू नेशन थ्योरी का बीजारोपण किया है, ये कहीं ना कहीं उनके विचारों को अलग तरह से नैरेटिव बनाया गया है। और जो हमारे जो दुश्मन है, जो देश को विभाजित देखना चाहते हैं, उनको तो मालूम है कि वीर सावरकर ही जो व्यक्ति है जो हमारा सपना तोड़ सकता है। इसके लिए उनकी स्ट्रेटेजी तो कई सालों से तैयार है, समझे ना आप, कि वीर सावरकर का नाम आएगा तो हम उसको वीर सावरकर को खंडित करेंगे, उल्टे सीधे आक्षेप लगाएंगे। उनका मैं आपको बताऊं कि गांधी मर्डर में उनका इन्वॉल्वमेंट का जो चार्ज है
है ना। सभी चार्ज बिल्कुल बेकार है। यानी कैंसिल कल्चर जो है ना वो तब से चला आ रहा है। आप देखिए कि 1948 में गांधी जी की हत्या हुई। जी जी, हम उस पर भी बात करेंगे। 1978 के अंदर, उसमें जी। 1978 के अंदर मनोहर मालगांवकर नाम के एक लेखक, उन्होंने किताब लिखी द मैन हु किल्ड गांधी। वो कोई आरएसएस के आदमी नहीं थे, वो दिगंबर बड़गे को मिलने गए, जिसके स्टेटमेंट पे सावरकर को अरेस्ट किया गया था। दिगंबर बड़गे ने कहा कि हमने नेहरू सरकार के प्रेशर में आके स्टेटमेंट मैंने दिया था। उससे बड़ा और क्या प्रूफ चाहिए। तृप्ति जी, बिल्कुल जी। अब ये विषय जब उदय जी ने छेड़ा ही है तो मुझे लगता है इस पर बात करने के लिए एक प्रामाणिक व्यक्ति हमारे साथ हैं। बिल्कुल। प्रखर जी, जिन्होंने गांधी हत्याकांड की प्रामाणिक पड़ताल की एक पुस्तक लिखी है। इसके बारे में मुझे लगता है विस्तार से अगर चर्चा करनी हो और सावरकर के संदर्भ में चर्चा करनी हो तो संयोग है कि इस पॉडकास्ट पर सभी लोग साथ मौजूद हैं, तो इस विषय को भी छेड़ना चाहिए। जी, जो उदय सर ने अभी जो बात कही, जो दिगंबर बड़गे का नाम आता है, असल में वीर सावरकर को जो गांधी हत्याकांड में फंसाया गया, उसकी भी बहुत बहुत सोची समझी साजिश के तहत फंसाया गया। देखिए, वीर सावरकर का नाम जो घसीटा गया उसकी वजह ये थी कि नाथूराम गोडसे उनका शिष्य था, और वीर सावरकर ने कभी इस बात को डिनाई नहीं किया। अदालत में भी, जो लाल किले की अदालत में जो वीर सावरकर बयान देते हैं, उसमें वो स्वीकार करते हैं कि मेरे करीबी शिष्यों में से एक नाथूराम गोडसे और आप्टे है। लेकिन इस आधार पर उनका तर्क होता है कि इस आधार पर अगर मेरा कोई शिष्य गलत काम करता है, तो ऐसे तो दुनिया में भारत में इतने संत हैं, अगर उनके शिष्य गलत करते हैं तो क्या वो दोषी ठहराएंगे। ये उन्होंने दलील दी। तो वीर सावरकर पे दूसरा ये आरोप लगाया कि जो गोडसे अपना हिंदू राष्ट्र के नाम से जो अखबार चलाता था, उसको वीर सावरकर ने पैसा दिया था। तो इस बात को वीर सावरकर ने स्वीकार किया कि हाँ, मैं पैसा देता था, और पैसा मैंने जो दिया वो ऑन रिकॉर्ड दिया, वो उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। और पैसा उसको बिरला परिवार से भी मिलता था, गोडसे को। जो जुगल किशोर बिरला थे, घनश्याम बिरला के भाई, तो एक भाई के घर में गांधी जी घर में रहते थे, और दूसरे भाई जो थे वो गोडसे के अखबार को चंदा दे रहे थे। तो वीर सावरकर ने भी दिया। और ये हमें समझना होगा कि नाथूराम गोडसे के साथ जो संबंधों को लेकर बात हो रही है, मैं उस संदर्भ में जा रहा हूँ, फिर दिगंबर बड़गे वाली थ्योरी पे भी आऊँगा। तो जो नाथूराम गोडसे ने जो खुद संपादकीय लिखे हैं हिंदू राष्ट्र में, आखिर में वो उसका मोहभंग हो गया था वीर सावरकर से। जो उसकी वजह जो है वो जो जून 1947 की अभी उदय सर ने बात की, जून, ये नाथूराम गोडसे और हिंदू महासभा का जो एक संगठन में कुछ जो युवा थे नाथूराम गोडसे की तरह, उनको ये मानना था कि ये जो हमें आज़ादी मिल रही है, ये आज़ादी नहीं है, ये आज़ादी पूरी नहीं है, क्योंकि ये टुकड़े के साथ, विभाजन के साथ मिल रही है। लेकिन जो वीर सावरकर का सोचना था कि हमें 80% भारत मिला है, हमें उसे अच्छा भारत बनाना है, और भगवा ध्वज भारत का राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए, ऐसा गोडसे की सोच थी। ये सोच वीर सावरकर का भी सुझाव था। तिरंगे को लेकर, झंडे को लेकर गांधी जी का भी अपना सुझाव था। सबके सुझाव सामने हैं। गांधी जी ने तो ये तक कहा था कि अगर मेरा चरखा इसमें नहीं होगा तो तिरंगे को मैं सलामी नहीं दूंगा। तो ऐसी वीर सावरकर का मानना था कि भाई भगवा ध्वज होना चाहिए। लेकिन अंत में वो तैयार हो गए। जो एक मीटिंग होती है दिल्ली में 10 अगस्त 1947 को, उस मीटिंग में 3 मुद्दे होते हैं। वो 3 मुद्दे ये होते हैं कि हिंदू महासभा की बैठक होती है कि पहला मुद्दा तो ये कि हम तिरंगे को स्वीकार करें कि या ना करें, उस पर वीर सावरकर और अन्य नेता सहमत हो जाते हैं। दूसरा मुद्दा ये होता है कि हम तिरंगे के अलावा जो नेहरू सरकार है उसको समर्थन दे कि ना दें। तो वीर सावरकर कहते हैं कि नहीं, हम मुद्दों पर आधारित समर्थन देना चाहिए, नई सरकार, चुनौतियां उसके सामने। और तीसरी बात, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इन तीनों बातों पे वीर सावरकर सहमत होते हैं। लेकिन उस बैठक में मौजूद नाथूराम गोडसे और आप्टे एक पत्रकार मैनेजर चूंकि हिंदू राष्ट्र का उस तौर पर जाता है, नाथूराम गोडसे चूंकि महाराष्ट्र की इकाई के महासचिव भी होता है, इसलिए वहां पर मौजूद होता है। तो ये उनका विरोध करते हैं, और बहुत तगड़ा विरोध करते हैं कि ये तीनों चीज हम नहीं मानते। और फिर नाथूराम गोडसे एक संपादकीय लिखता है हिंदू राष्ट्र में, जिसमें वो वीर सावरकर को कोसता है। वो कहता है कि ये सब बुजुर्ग हो चुके हैं, इनमें लड़ने की क्षमता नहीं बची है, हमें जो है वो ये आप जिस संपादकीय की बात कर रहे हैं, उससे पहले 15 अगस्त की जो घटना है उसमें सावरकर अपने घर पर भगवा ध्वज और तिरंगा दोनों लगाते हैं। और जो गुरु शिष्य की बात कही, तो शिष्य कहने में कहाँ है, वो अपने गुरु की आलोचना कर रहा है, उस समय पर गुरु की आलोचना कर रहा है। मैंने गोडसे ने विरोध किया उसका। हाँ, आपने 2 झंडे क्यों लगाए। और इन्होंने इस पे संपादकीय लिखा, नारायण आप्टे और गोडसे ने। तो ये इस तरह से संबंध खराब हो जाते हैं। अब हम आते हैं पूरे मामले में। अब आता है दिगंबर बड़गे, जिसका सर ने जिक्र किया। दिगंबर बड़गे के चरित्र के बयान के आधार पर वीर सावरकर को आज इतने साल तक राहुल गांधी जैसे नेता बदनाम करते हैं, गांधी हत्याकांड में नाम घसीटकर। उस दिगंबर बड़गे का चरित्र क्या था, यह मालूम होना चाहिए। दिगंबर बड़गे जो था वो अवैध हथियारों का सौदागर था। उसके ऊपर बाद में एक मर्डर केस में भी उसका एक इन्वॉल्वमेंट था।
उसके ऊपर चोरी और डकैती के केस थे, वो ऐसा व्यक्ति था। और उस व्यक्ति ने एक गवाही दी जो उसकी कही सुनी बात पे थी, जो मैं उसको आपको बताता हूँ। जो वीर सावरकर ने अपना केस लड़ा वहाँ पर होपटकर साहब ने, उनके वकील थे गांधी हत्याकांड में, तो जो दलील थी वो मैं आपको बताता हूँ कि, और जो वीर सावरकर, जो दिगंबर बड़गे की बयान थे। दिगंबर बड़गे ने कहा कि जब हम मिलने गए सावरकर सदन में, तो पहले माले पर जो उनका ग्राउंड फ्लोर था वीर सावरकर का, वहाँ पर लाइब्रेरी उनका दफ्तर था, प्रथम माले पर वो रहते थे। तो प्रथम माले पे मुझे इन दोनों नीचे छोड़ दिया, आप्टे और गोडसे ने, और मैं जो है नीचे बैठा रहा। और गोडसे और आप्टे जो है वो वीर सावरकर से मिलने आए। और सावरकर जी जब छोड़ते हुए आए उनको, तब उन्होंने कहा कि सफल होकर आना, यशस्वी होकर आना। ये बड़गे की गवाही। तो इस पे सावरकर जी का तर्क ये था कि सफल हो, पहली बात तो मुझसे मिलने नहीं आए, और अगर वो मुझसे मिलने आए और अगर मैंने उनको ये कहा कि यशस्वी होकर आना, तो इसका एक कतई मतलब नहीं होता कि मैं कह रहा हूं कि भाई आप गांधी जी की हत्या करके यशस्वी होकर या सफल होकर आना। वो मैं हैदराबाद के किसी, क्योंकि हैदराबाद में अलग अलग गतिविधियां चला रहे थे, हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं बना था, तो नाथुराम गोडसे को हो सकता है कि इस वजह से उन्होंने कहा। ये सावरकर जी का तर्क था। फिर दूसरा बड़गे एक तर्क देता है कोर्ट के अंदर, जो उसने पुलिस का गवाह बना, वो पादा माफ गवाह, उसको सजा भी नहीं। तो वो ये कहता है अपने दूसरे बयान में कि नारायण आप्टे जब टैक्सी के अंदर मेरे साथ था, तो उसने कहा तात्या कहते थे वीर सावरकर को ये सारे लोग, बोले तात्या ने कहा है कि गांधी जी के 100 वर्ष पूरे नहीं होना चाहिए। तो मतलब हो सकता है नारायण आप्टे अपने मन से ये बात कह रहा हो। तो कहीं सुनी बातों के आधार पर वीर सावरकर को घसीटा गया। बड़ा दिलचस्प किस्सा है, बड़ी गंभीर चर्चा चल रही है, इसलिए मुझे थोड़ा लाइटर वे में मुझे बताना चाहिए कि जब 3 फरवरी या 5 फरवरी को जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची वीर सावरकर को, तो वीर सावरकर बहुत बीमार थे। वीर सावरकर 1945 के आसपास बहुत बीमार पड़ गए थे, इसलिए हिंदू महासभा का पद भी छोड़ दिया था अत्यश पर। तो जब वीर सावरकर का देखिए क्या वो था जलवा, कि जब पुलिस पहुंची और वीर सावरकर आए, उन्होंने कहा कि मुझे तेरा वॉशरूम जाना है, बाथरूम जाना है, तो पुलिस घबरा गई। पुलिस को वो मार्सले की घटना याद आ गई। ये एक पुराना, जब सब कैसे? सिरों में कूद सकता है, तो वीर सावर हल्के से मुस्कुराए, और जिम्मी नागरवाला डीसीपी होता था क्राइम का, उससे कहा नागरवाला साहब मुझे मालूम है आप क्यों घबरा रहे हैं, हम ना मेरी उतनी उम्र बची है और ना ये मौका ऐसा है कि मैं ऐसा कार्य करूं, मुझे सही में वॉशरूम जाना है। तो ये वीर सावरकर का खौफ था उस वक्त तक। देखो, तो वीर सावरकर जब गिरफ्तार किया गया, तो उन्होंने केस जब लादा, तो वीर सावरकर ने अपनी दलील रखी जो मैंने आपको बताई, और वो बाइज्जत बरी हुए। अब मेरा सवाल है कि आज इतने साल बाद जब आप आरोप लगाते हैं, तो जब वीर सावरकर को लाल किले की लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया, तो जब ये मामला पंजाब हाई कोर्ट के अंदर गया, तो आपने उस केस को पंजाब हाई कोर्ट को चुनौती क्यों नहीं दी? जो आपके लोअर कोर्ट सरकार नेहरू की सरकार थी, चुनौती देनी चाहिए थी। अब उसी नेहरू के वंशज ये लगाते हो। मालगांवकर साहब की बुक पे कॉरोबेटिव एविडेंस भी खूब सारा है इसका, कॉरोबेटिव एविडेंस है इसके अंदर। जैसे कि कहा जाता है कि इसके अंदर जो नेहरू की वजह से उनको ये उनकी अरेस्ट हुई, ठीक है ना, बताते हैं कि अंबेडकर जी, सरदार पटेल, ये सब विरुद्ध थे, सावरकर को इसमें नहीं घसटना चाहिए। आप मालगांवकर साहब का जो मनोहर मालगांवकर जी जिस पुस्तक का सर ने हवाला दिया, वो सबसे मिले। वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि भोपटकर साहब ने उन्हें बताया कि अंबेडकर जी ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया और बताया कि कोई फंसाना चाहता है। बोलो कौन? तो बोलो कोई फंसाना चाहता है। बोलो नेहरू। तो अंबेडकर चुप रहे। और मालगांवकर साहब ने सबसे बात किया, ऐसे कैसे मेरे मालूम है भोपटकर, कितना डर था उस टाइम। मतलब इन्होंने फोन किया अंबेडकर ने भोपटकर को, मिस्टर भोपटकर, आई एम यूनियन लॉ मिनिस्टर, आई वांट टू टॉक टू यू पर्सनली बट इन अटर सीक्रेसी, देयरफॉर यू मीट मी टुमारो आउटसाइड पालम एयरपोर्ट, है ना। तो जो माइलस्टोन उन्होंने जो बताया, वहाँ पे खड़े रहे भोपटकर सुबह सुबह, कल 6:30-7 बजे होगा समय। अंबेडकर खुद गाड़ी लेके आए, खुद यूनियन मिनिस्टर, उनको बिठाया और गाड़ी चलते चलते ही बात की। उनको ये लगता था कहीं ये जो खुफिया एजेंसी है नेहरू की, उनको रिपोर्ट नहीं कर दे। और उसे कहा कि आप डट के लड़िए, मैं मानता ही नहीं कि सावरकर इसमें है, सावरकर को फंसा गया है, किसने फंसाया है मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं है, आपको मालूम ही है, ये सब है ऑन पेपर। बिल्कुल। और अगर ऐसा होता तो चुनौती दी जाती, जैसा कि प्रखर जी ने ही बताया। भी सावरकर का एक बड़ा स्टैंड था, उनका एक स्टैंड था कि इस टाइप की जो एनार्किस्ट टेंडेंसीज जो होती हैं, वो फॉरेन पावर के सामने होती है व्हेन यू आर अंडर ऑक्यूपेशन। वो हमारे खुद का
खुद की सरकार और हमें खुद के नेता अगर गलत होते तो उनके सामने उस टाइप की हम यूज नहीं कर सकते एनार्किस्ट एक्शंस जो हमने ब्रिटिश सरकार के सामने किए थे। बिल्कुल। और ये खुद एक जगह पे कहा, मतलब लोग इस तरह की बातें करते हैं। इस प्रति पुष्प पुस्तक है, उसमें वीर सावरकर जी से उसको 2 किस्से आते हैं गांधी जी से। तो पुस्तक अगर गांधी जी से आप पसंद नहीं करते, अगर बहुत ही बुरा करेंगे तो क्या करना चाहिए। बोले अगर ऐसी स्थिति आज़ादी के बाद आती है तो बहुत से वो एक अच्छी जगह पे उनको नजरबंद करके रख सकते हैं। और वो उस प्रति पुष्प में ये बात लिखी कि पीठ पीछे भी जब वो गांधी जी के लिए बात करते थे तो पीठ पीछे भी अपने समर्थकों के बीच भी गांधी जी शब्द का इस्तेमाल हमेशा, उन्होंने कभी गांधी शब्द मुंह से नहीं निकाला। तो ये वैचारिक विरोध हो सकता है जो अब तेज जी ने शुरुआत के बात की, ये तुम्हारा नेता ये हमारा नेता, सबका लक्ष्य एक का, रास्ते अलग अलग हो सकते। ये सावरकर का स्टेटमेंट है, सावरकर स्टेटमेंट है कि देश जो आज़ाद हुआ है उसके अंदर सबका योगदान है। जो लोग अहिंसा के नाम से लड़ते थे उनका भी योगदान है, जो लोग क्रांतिकारी थे उनका भी योगदान है। लेकिन कांग्रेस की जो पॉलिसी है कि क्रांतिकारी के योगदान को बिल्कुल उस पर चादर बिछा देना और खुद के योगदान को हाईलाइट करना, मेरा विरोध इससे है। इसी बात पे, क्योंकि आपने बात की कांग्रेस की जो राजनीति रही है, सावरकर जी पर यह भी आरोप लगता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने कांग्रेस का विरोध करके देश के साथ गद्दारी की। तो इस आरोप में से पहले तो प्रखर जी आप बताइए कितनी सच्चाई, फिर आप लोगों से भी मैं इस बारे में जानूंगा। मैं 2 चीजें बता रहता हूँ। तो उदय जी ने बहुत अच्छी बात तो शुरुआत में कही थी कि जो इंडिया का जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन उसके अगर कोई पितामह है तो वो वीर सावरकर हैं। थोड़ा दर्शकों को, आम दर्शक जो उनको समझ में आ जाए, थोड़ा सा मैं उसको उसी को विस्तार देने की कोशिश कर रहा हूँ। सर ने पुस्तक में उसको, अपनी पुस्तक में पूरा विस्तार से लिखा है और मैं कहूँगा कि दर्शकों को पढ़ना चाहिए उदय सर की वो पुस्तक सावरकर जी पर लिखी है। असल में हमें भारतीय आर्मी के स्वरूप को समझना होगा वर्ल्ड वॉर के पहले के, कि 1938 के आसपास जब वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं हुआ था तो भारतीय आर्मी क्या थी। भारतीय आर्मी के अंदर जो एक तरह से कह सकते हैं कि मुसलमानों का वर्चस्व था, वो भी NWFP खैबर पख्तूनख्वा जो प्रांत हो गया है, वहाँ के खूंखार जो लड़ाके थे वो भारतीय सेना का हिस्सा होते थे और उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और इस बात को वीर सावरकर महसूस करते थे। यही बात डॉक्टर अंबेडकर ने भी लिखी है, आप उनकी पुस्तक पढ़ लीजिए, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन। डॉक्टर अंबेडकर भी ये बात लिखते हैं कि पाकिस्तान जो इंडियन आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी, उसके अंदर मुसलमानों का वर्चस्व था, रेशियो वाइज बहुत ज्यादा था हिंदुओं के मुकाबले, रेशो बहुत ज्यादा था। और वीर सावरकर जैसा उदय सर ने बताया दूरदृष्टा थे। भारत में मैं किसी को बुरा मानने की जरूरत थी, ना गांधी दूरदृष्टा थे वीर सावरकर की तुलना में, न जवाहरलाल नेहरू दूरदृष्टा साबित हुए, न सरदार पटेल उतने बड़े दूरदृष्टा साबित हुए जो वीर सावरकर थे। वीर सावरकर ने 1937 में पहचान लिया था कि इस बात की संभावना है कि देश का बंटवारा भी हो सकता है और अगर नहीं होता तो मुस्लिम समाज जो है, जो जिन्ना के समर्थक है, जिनमें ज्यादातर उस वक्त के भारत के मुसलमान थे, वो विद्रोह की स्थिति भी पैदा कर सकते हैं। और ऐसे में आर्मी का जो बंटवारा होगा, चाहे वो विद्रोह की स्थिति में, चाहे 2 देश बनने की स्थिति में, बहुत घातक होगा इन लोगों के लिए। अगर एक अलग राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र बनता है तो उसकी सेना स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि हिंदू सेना में नहीं है। और अगर बगावत होती है, सिविल वॉर होता है मुस्लिम लीग की तरफ से और जिन्ना की तरफ से, कट्टरपंथी मुस्लिमों की तरफ से, तब ये सेना बहुत बड़ी घातक साबित होगी हिंदुओं के लिए। तो उन्होंने एक ड्राइव चलाई और उस समय हथियार चलाने की सर अनुमति नहीं की, भारतीयों को लाइसेंस नहीं मिलते थे। तो वीर सावरकर ने इस माध्यम से उसका बोलते हैं हिंदू मिलिटराइजेशन प्रोग्राम। हाँ, हिंदुओं का सैन्य करना, सैनिक भी कर किया हिंदू भर्ती शुरू की। भर्ती शुरू करवाई। वो ये कहते थे आगे के लिए तैयार होना है तो इस सोसाइटी का रेजिमेंटेशन आवश्यक है, उस अनुशासन को देखना, उस रिदम को पहचाना, उन हथियारों के लिए और बाकी प्रशिक्षण आवश्यक है। अन्यथा अगर आप कुछ करते हैं तो छिटपुट कोई चीज टिकाऊ नहीं होगी, भविष्य के लिए तैयार। उनका ये कहना था कि भारत के लिए, भारत के नागरिकों के लिए, हिंदुओं के लिए वेपन्स को कैसे ऑपरेट करना ये अति आवश्यक थे। अब यही एक बार बंदूक चलाना हम सीख जाते हैं, नाली कहाँ उसकी नाली किस डायरेक्शन में करेंगे हमारे हाथ। ये तो हमारे ऊपर है, हमें बंदूक चलाना सीखना पड़ेगा। इसके लिए इसके अंदर एक और ही व्यक्ति का मैं नाम लूंगा, जब हम बात करें कि हमारे महापुरुषों को हम भूल नहीं सकते जी, वो है धर्मवीर मुंजे। धर्मवीर BS मुंजे बहुत बड़े आदमी है, देश में जिन लोगों को अन्याय हुआ है, उस भोसले मिलिट्री कॉलेज धर्मवीर BS मुंजे मिलिट्रेशन पॉलिसी है, उसके प्रणेता वो है। और सावरकर जब जेल में से आए तो उन्होंने उस बात को आगे ले गए। तो देखिए इतने बड़े आदमी थे अपने BS मुंजे कि जब सावरकर को, देखिए एक और बात जानना जरूरी है देश के लिए, जिससे मैं बहुत प्रेरणा लेता हूँ। जब सावरकर बाहर आए, जब उन पर सब बंदिशें हटा दी गई सरकार, और ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आप राजकारण में भाग ले सकते हो राजनीति के अंदर, तो उन्होंने
उनको न्योता मिला सुभाष चंद्र बोस, अच्युत पटवर्धन, एस.एम. जोशी के तरफ से, जो कांग्रेस के नेता थे, कि आप कांग्रेस में आइए, कांग्रेस को बल मिलेगा। सावरकर ने क्या कहा? सावरकर ने कहा कि कांग्रेस की जो नीति है हिंदू हकों का हनन करके मुस्लिम तुष्टीकरण करने की, ये घातक नीति है भारत के लिए, हिंदुओं के लिए, और इस पथ के ऊपर कांग्रेस ने आगे बढ़ चुकी है कि इसका वापस आना नामुमकिन। इस परिस्थिति में अगर मैं कांग्रेस ज्वाइन करता हूं तो मुझे भारत माता का पाप लगेगा। और ऐसा कहने के बाद उनको न्योता मिला मुंजे की तरफ से। मुंजे उस टाइम पे हिंद महासभा के अध्यक्ष थे। मुंजे ने कहा कि अगर सावरकर आने को तैयार है तो मेरा पद मैं खाली करने को तैयार। उन्होंने अपना पद खाली किया और सावरकर आए उस, समझा। तो जो सावरकर के पहले बायोग्राफर हैं धनंजय कीर, उन्होंने कहा है कि ये जो बलिदान था सावरकर का, मतलब उसको बलिदान कहते हैं। उनका जो डिसीजन है कांग्रेस न ज्वाइन करने का, उसको वो कहते हैं ये बलिदान है। वो कहते थे कि जब राणा प्रताप थे, जब उनको अकबर ने न्योता भेजा, राणा प्रताप तुम मुगल हमारे साथ में आ जाओ, मैं तुमको सब में ऊंचे शिखर पे बिठाऊंगा मुगल दरबार के अंदर। उस टाइम पे राणा प्रताप के भाई, उनके जितने भी उनके जो सगे संबंधी थे, सभी अकबर के साथ जा चुके थे, लेकिन उन्होंने देश को सर्वोपरि रखा। ऐसे ही सावरकर ने, अगर वो कांग्रेस में जाते तो कांग्रेस में ऐसा कोई पद नहीं था जिसको हासिल न कर पाते वो, ऐसा धनंजय कीर का कहना है। लेकिन उन्होंने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। तुष्टिकरण की राजनीति के विरोध में थे, विशेष तौर से जो मुस्लिम तुष्टिकरण कांग्रेस करती थी। हितेश जी, जो बात की जाती है सावरकर को लेके, जो बार बार खंडन करने के बाद भी कहा जाता है कि वो माफी वीर थे, इस बात को ऐसे पकड़ लिया गया है कि आप कितना भी बोलने, लेकिन जो लेफ्ट लिबरल लॉबी है, कांग्रेस है, जिनको ये सूट करता है सावरकर को खारिज करने के लिए, वो इस बात को बार बार रिपीट करते हैं। सावरकर के इस माफीनामे को लेकर आप क्या सोचते हैं? रणनीति थी, समर्पण था? देखिए, ये जो भी लोग इस तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं उसमें एक मूर्खता है और वो धूर्तता से लिपटी हुई है, ऐसा मुझे लगता है। धूर्तता ये है कि उनका हित पोषण होता है, और मूर्खता ये है कि उनके पास माफी की डेफिनेशन भी नहीं है और सावरकर ने जो किया था उसका पूरा ज्ञान भी नहीं है। माफी कहते किसे हैं? कोई आदमी अपने किए हुए को पश्चाताप करे, खेद करे कि नहीं अब आगे से नहीं करूंगा। तो उस समय के जो गवर्नर थे रेजिनॉल्ड क्रेकॉर्ड, वो रेजिनॉल्ड क्रेडॉक, वो होम मेंबर थे। होम मेंबर थे और वो अंडमान गए थे उनके पास जाके, और उन्होंने कहा कि सावरकर को उन्होंने जो किया है उसका बिल्कुल खेद नहीं है। ये आगे कितने खतरनाक रहेंगे ये 5 साल, 10 साल, 15 या 20 साल बाद जाके पता चलेगा। तो लोगों को वो देखना चाहिए स्टेटमेंट। दूसरी चीज, माफी जब होती है तो आदमी कहता है कि राज उगल देता बहुत सारे। ऐसा कौन सा राज था जो सावरकर ने उगल दिया? आदमी अपने साथियों के नाम बता देता है अगर जब टूटता है। ऐसी कौन सी चीज थी जो सावरकर ने बताया कि नहीं अब आपका पूर्ण समर्पण हो गया, अब मैं अपने साथियों के नाम बता दूंगा? ऐसा नहीं होता। और चौथी और पांचवी चीज और महत्वपूर्ण है, उसके साथी संगी उस विचारधारा के लोग मान लें कि ये व्यक्ति टूट गया है, वास्तव में ये समर्पण हो गया, सरेंडर। किसी ने नहीं माना। और उसका जो शत्रु है वो ये मान ले कि वास्तव में अब इसे क्षमादान दिया जा सकता है। इसमें से कोई भी क्राइटेरिया पूरा नहीं होता तो ये किस तरह की माफी है? दुनिया में कोई माफी नहीं होती इस तरह की। ऐड करना चाहूंगा, इस तरह की कोई माफी नहीं होती। और इसमें एक और बात है कि जिन माफी पत्रों की बात कहते हैं, वो मैं माफी पत्र नहीं कहता, वो पत्राचार है और एक खास तरह का कूटनीतिक आश्वस्ति पत्र है वो, बिल्कुल। और वो शर्तों से लदे हुए हैं, कोई भी बिना शर्त का नहीं है। उसमें कहते हैं जिस समय युद्ध में भारतीयों के शामिल होने की बात है, उसके बाद की जो बातें होती हैं, तो कहते हैं कि अगर भारत को रचनात्मक प्रगति का अवसर मिलता है तो मैं और मेरे साथी भी शांतिपूर्ण तरीके से इसमें सम्मिलित होंगे सरकार। दूसरे पत्र में कहते हैं कि यदि और क्रांतिकारियों को भी के नाम शामिल किए जाएं तो मैं इस सूची में से अपना नाम हटाने को तैयार हूं। तीसरी बार एक और कहते हैं कि अगर प्रवासी जो क्रांतिकारी हैं जो अभी यहाँ पर निवास नहीं कर रहे हैं, उनको भी माफी की बात करी जाए तो इस सूची में से भी मेरा नाम हटा दो।
तो यहाँ तो बाकियों की चिंता है, यहाँ देश की चिंता है, यहाँ कॉज की चिंता है, यहाँ भारत की चिंता है, अपनी चिंता कहाँ है? और कौन सी बात है कि बिना शर्त के करी? माफीनामे का अर्थ जिन्हें नहीं पता और जिन्हें माफी की बाकी घटनाएं नहीं पता है, वो मेरे ख्याल से इस तरह की बात करते हैं। एक अलग एंगल भी है। देखिए, वीर सावरकर ने माफी मांगी थी, इस बात को छुपाया ही नहीं। जीते जी उनकी जो किताब है माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, और अपने भाई से भी उन्होंने चर्चा की। उसके अंदर भी उन्होंने लिखा है, कम लिखा है। और उनकी दूसरी मराठी में किताब है अंधमार के अंधेरे से, उसके अंदर पूरा डिस्क्राइब किया है। उन्हें कहा कि मेरा ये जो माफी पत्र लिखे थे उसको एक शिवाजी नीति, राजनीतिक नीति के रूप में देखना चाहिए। मैं हमारे क्रांतिकारियों को मैं समझाता था जेल के अंदर कि देखो, यहाँ सड़ने में कोई अर्थ नहीं है, हमारा हेतु है इनको उखाड़ के बाहर फेंकना, ब्रिटिशरों को, तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा उसके लिए, समझे ना आप। और दूसरा, आप छत्रपति शिवाजी का भी अध्ययन बहुत जरूरी है सावरकर के माफी पत्र को समझने के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल के आगरा में औरंगजेब को लिखा। मुगल औरंगजेब को 5 माफी पत्र लिखे हो, 5, ठीक है। उसमें से 3 माफी पत्र के बाद में मराठे और मुगलों के बीच में संधि हुई। वो तीनों 3 संधि तोड़ी छत्रपति शिवाजी ने, औरंगजेब ने नहीं तोड़ी। इसका मतलब कि मुझे जब लगता था कि मेरा लक्ष्य है हिंदवी स्वराज, उसमें लगता था कि इसमें औरंगजेब, बीजापुर, गोलकोंडा सल्तनत तीनों एक हो जाएंगी, तो माफी मांग के उनको तोड़ देते, उनकी एकता, समझे ना। तो आपको ये समझना होगा। और सावरकर ने मेरे ख्याल से 10 माफी पत्र लिखे टोटल कुल मिला के। अच्छा, क्रेडॉक की जो बात की इन्होंने, क्रेडॉक जब मेरा दूसरा माफी पत्र पे गया उनका, उस टाइम पे क्रेडॉक ने एक लेटर लिखा वहाँ पे जेल अथॉरिटीज को। उनको ये लिखा कि भाई 5 साल की अगर कठोर सजा हो जाती है क्रांतिकारियों को और यहाँ पे जो बंदी है, तो उनको बाहर, उस टाइम भी माना जाता था कि एक बार जो काला पानी गया वो वहाँ से वापस नहीं आ सकता, तो उनको समुद्र किनारे रहने की अनुमति दी जाए। लेकिन ये अनुमति आप सावरकर को मत देना। अगर सावरकर को अनुमति दी तो सावरकर क्रांतिकारी दोस्त पूरे भारत में, जैसे हितेश जी ने कहा, वो एक वाहन लेके आएंगे और सावरकर को यहाँ से उठा के भगा ले जाएंगे। जर्मनी के साथियों पे भी शक किया उसने, बिल्कुल, हाँ, कि अरे जर्मनी और पूरे पूरा इंटरनेशनल नेटवर्क था। इतने बड़े नेटवर्क वाले व्यक्तियों में मुझे सुभाष बाबू के अलावा, सुभाष चंद्र बोस के अलावा कोई नहीं दिखता जो सावरकर के आसपास भी हो। मैं इसमें एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, माफी पत्र, जैसा उदय सर ने बताया कि अपने जीते जी वो बता गए, तो कोई छुपी हुई बात नहीं थी। इसमें मैं दूसरा और भी जाना चाहिए, क्या अकेले सावरकर थे? हम सचिंद्रनाथ सान्याल की हमें यहाँ पे बात करना चाहिए। सचिंद्रनाथ सान्याल बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है बंदी जीवन, आज भी बिकती है पुस्तक, अमेजन पे उपलब्ध है, कोई भी पढ़ सकता है। उस बंदी जीवन में सचिंद्रनाथ सान्याल लिखते हैं कि मैंने भी सावरकर की तरह माफी पत्र भेजा, मुझे अंग्रेज सरकार ने क्यों माफ कर दिया और वीर सावरकर को क्यों रिहा नहीं किया, ये मुझे समझ में नहीं आया। शायद बंगाल में मेरे पक्ष में बहुत ज्यादा आंदोलन हुए, शायद इस जवाब में अंग्रेजों ने मुझे गिरफ्तार या छोड़ दिया, शायद सावरकर के पक्ष में उतना महाराष्ट्र में आंदोलन नहीं हुआ, इसलिए नहीं छोड़ा। एक बात, राम प्रसाद बिस्मिल की बात कर लेते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, अब किसी को बुरा लगे तो लगे, जो ऐतिहासिक तथ्य वो बदल नहीं सकता। बिल्कुल, राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा लिखी, मृत्यु से पहले जेल में अपनी आत्मकथा लिखी है। उनने स्वयं माना है कि मेरे को बड़ा दुख होता है कि मैंने अंग्रेजों से माफी क्यों मांगी, अपनी फांसी की सजा टालने के लिए। तो आप बहुत पिक एंड, भाई परमानंद का भी है, भाई परमानंद है, तो आप बहुत पिक एंड चूज करते हो। आप सचिंद्रनाथ सान्याल के माफी पत्र का जिक्र नहीं करते, आप राम प्रसाद बिस्मिल के माफी पत्र का जिक्र नहीं करते, आपने सावरकर को पकड़ा। और देखिए टाइमिंग देर में भी मांगा हुआ है, अब वो सर क्या उसकी बात कर रहा है। अब इसमें आपको टाइमिंग पे देखिए, ये माफी का जिक्र कभी नहीं चलता। आप इंदिरा गांधी की श्रद्धांजलि देख लीजिए जो सावरकर को दी, उस समय वो जीवित रहे, वो 1966-60 के दशक तक, कभी इसका जिक्र नहीं आता। अचानक 80 के दशक में आखिर में वीर सावरकर के माफी की पत्र का जिक्र होने लगता है। टाइमिंग देखिए, टाइमिंग का खेल है, क्योंकि उस वक्त हिंदुत्व की भावना का, उस आंदोलन का उभार हो रहा था राम मंदिर आंदोलन के शक्ल में। और ये जो गोरक्षा आंदोलन का समय है, गोरक्ष, और उस समय ये वामपंथी इको सिस्टम है, ये इनका दिमाग बहुत तेज चलता है। इनको ये मालूम था कि ये विचार अब रुकेगा नहीं, और ये विचार जब चलेगा तो वीर सावरकर आएंगे, तो इनके जो सबसे बड़े आइकन है इसको आप टेंटेड कर दो, इसलिए ये सब आया। अगर आप माफी की बात करते हैं, हमने इतनी बात की, गांधी जी ने अपने जो पत्र छापे हैं, जो हरिजन में और यंग इंडिया में छपे हैं, जो उन्होंने सावरकर बंधुओं के लिए माफी की अपील करी, उसमें वो क्या लिखते हैं? गांधी जी स्वयं माफी मांग रहे हैं,
सावरकर के पक्ष में कि उनको माफ कर देना चाहिए, जो शाही माफी योजना है उसका लाभ सावरकर बंधुओं को मिलना चाहिए। हाँ। गांधी कितनी बड़ी बात नहीं, एक और बात कही जाती है, आप जो कह रहे हैं कि सावरकर ने जब कुछ नहीं मिलता तब कहते हैं कि सावरकर ने इतने विनम्र शब्दों का प्रयोग क्यों किया। गांधी से वो तो हमारे- अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया अरे सर। तो गांधी जी के पत्र में भी तो नीचे आपका वफादार सेवक लिखा रहता है। बात और ये हितेश मत जी छोड़िए, आप, मैं एक और बात बताता हूँ कि वेटरबर्न के समय में कांग्रेस के ये जो लोग कहते हैं, जरा अपने आर्काइव में जाएं, कांग्रेस के अधिवेशन की रिपोर्ट निकाल लें। अधिवेशन के अंत में नारा लगता था जैसे जागरण में नारा लगता है कि बोलो महारानी विक्टोरिया की जय। आवाज नहीं आई, दोबारा बोलो महारानी विक्टोरिया की जय, तीसरी बार बोलो, आवाज नहीं आई। और फिर उसके बाद क्या कहते थे, वो महारानी विक्टोरिया जिनके जूतों के फीते बांधने के हम लायक नहीं है। कांग्रेस के रिकॉर्ड में है ये, आप निकालिए देखिए। तो हितेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो वीर सावरकर के अपमान की जो सुनवाई करी, तो जो लोग गांधी को महारानी बोल दिया विक्टोरिया कि के, गांधी जी ने लिखा है यूएस ओबिडेंटली, क्या हम उनको मान लें? नहीं, क्या हम उनकी ऐसे लोग कहेंगे कि आप अंग्रेजों के वफादार हो गए। जो लोग कहते हैं कि हम उनके जूते के फीते बांधने के लायक नहीं है, वो सावर पर उंगली उठाने के लायक हो गए वो लोग। देखिए, दो चीजें और मैं लाना चाहूंगा। सावरकर का हिंदू मैनिफेस्टो, सावरकर का हिंदू मैनिफेस्टो क्या है, ये समझ लेने की आवश्यकता है। उन्होंने ये कहा है कि आजाद भारत के अंदर सभी धर्मों को समान अधिकार होगा। एक स्टेप और आगे जाते हैं, अगर क्रिश्चियन और मुसलमानों की पूजा अर्चना में कोई बाधा डालता है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी, लेकिन द नेशन विल नॉट अलाउ क्रिएशन ऑफ ए नेशन विद इन ए नेशन इन द नेम ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज्म, जो हमारी आज 70 साल की कहानी है। दूसरा, जब ये कहते हैं कि देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा की आप बात करते हैं, अगर पितामह कहते हैं, तो उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए मुस्लिम प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है। जो भी आदमी भारत के मुस्लिम प्रॉब्लम को समझता नहीं है, उसको आप राष्ट्रीय सुरक्षा का पितामह नहीं कह सकते, है ना। इस संदर्भ में मैं नेताजी को बहुत ही सम्मान की नजर से देखता हूं और एक भारत के बहुत बड़े महापुरुष हैं। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कुछ चीजें, अगर आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे हो तो देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण सभी हदें पार कर चुका था गांधी जी और कांग्रेस के नेतृत्व में 1930 के दशक में। ठीक है, एक डिमांड होती है कि जो वंदे मातरम है ये देवी पूजा है, ये मुसलमान नहीं गा सकते, तो इसको हमें 2 स्टांजा तक सीमित करना चाहिए। जी, इस पे कमेटी बैठती है, उस कमेटी के अंदर नेहरू है, बिल्कुल उस कमेटी के अंदर नेताजी बोस है, और दोनों ये एग्री करते हैं कि मुसलमानों को साथ में रखने के लिए हमें इसको घटाना पड़ेगा। इसका मतलब कि नेताजी की मुस्लिम की जो पकड़ थी वो इतनी कारगर नहीं थी, और उनके जो आज़ाद हिंद फौज के जो लोग आए, लोग उसमें जो मुसलमान थे, उसमें से कुछ मुसलमान तो पाकिस्तान चले गए। उसमें से एक के बेटे ने तो 1965 के युद्ध में हमारे सामने लड़ाई लड़ी। शहनवाज के बेटे थे, मेरठ से सांसद थे, मंत्री थे शास्त्री सरकार में, और उनके बेटे पाकिस्तान की सेना से युद्ध लड़ रहे थे भारत के खिलाफ, और वो शास्त्री जी की तो सरकार। वीर सावरकर, देखिए हम नाम नहीं लेते, ये 10 साल से राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके किसकी विजन इंप्लीमेंट कर रही है ये सरकार, मोदी सरकार। हमारी जो पुस्तक है उसका जो इंट्रोडक्शन, उसका जो शीर्षक है वो है डॉन ऑफ द सावरकर एरा, सावरकर युग का उदय। वो क्या है? वो है 370 हटाना, बालाकोट करना, पहलगाम का जवाब देना, ये सब क्या है? ये सावरकर का ही है। समझो आप। एक चीज और हितेश जी जो सावरकर जी के लिए बोली जाती है, आज हम देखते हैं कि आज राहुल गांधी कहते हैं कि हमें है ना जातियों की बात करते हैं ना, जातीय जनगणना करानी चाहिए। लेकिन सावरकर जब काला पानी से निकल कर आ गए थे, रत्नागिरी में रह रहे थे, उनके उस योगदान को भी भुला दिया गया, जैसे कि उनके स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में उनकी भूमिका को नकारा जाता है। उन्होंने समाज को सुधारने के लिए जाति व्यवस्था के वो कितने विरुद्ध थे, रत्नागिरी में लेके जो उन्होंने समाज सुधार के काम किए उसको भी किनारे कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। देखिए, अभी बाबा साहब का एक जिक्र आया था, जब भोपतकर जी से मिले थे, सावरकर के विषय में रखा था। सावरकर के विषय में बाबा साहब की क्या राय थी और ये ऐसी राय क्यों बनी,
इसको समझना चाहिए बिल्कुल। कि हवा में राय नहीं बनती थी। ये जो बड़े लोग थे वो अच्छे से छान परख कर देखते थे। और अगर इसके विषय में देखना है तो सावरकर समग्र का खंड 7 देखना पड़ेगा आपको। उसमें पेज 165 से 168 विशेष तौर पर है। बाबा साहब की एक चिट्ठी का जिक्र है, दोनों के बीच में पत्राचार होता था और उस चिट्ठी में बाबा साहब कहते हैं कि कोरी बातों से नहीं चलेगा, गारंटी देने से नहीं, जमीन पर उतर के क्या काम कर रहे हो तब बताओ, तब कोई बात पता चलेगी। सावरकर बाबा साहब को आमंत्रित करते हैं, कहते हैं कि आप रत्नागिरी आइए, आप पतित पावन मंदिर आइए, उसके सभा मंडप में आइए, 1000 ब्राह्मणों के साथ, जिस जिस वर्ग के आप लोग, तो सारे लोग आएंगे, एक साथ भोजन करेंगे 1000 से ज्यादा लोग बैठकर, और कथा वाचन, अभी शब्द की चर्चा नहीं होती मगर उस पत्र में साफ लिखा हुआ है कि हमारे भंगी कथावाचक उसमें कथा का वाचन करेंगे। आपके पास भी कोई योग्य कथावाचक हो तो साथ लेकर आइए, और बाद में इसकी अध्यक्षता करने के अलावा आपका व्याख्यान भी करेंगे। बाबा साहब को एक लॉ कॉलेज में काम था पहले से तय, उसके कारण नहीं आ पाए, वो खेद व्यक्त करते हैं, मगर साथ ही कहते हैं कि आप जो काम कर रहे हो ना सावरकर जी, वास्तव में इससे दिल को खुशी मिली है। यानी कि जमीन पर जो काम कर रहा था बाबा साहब उसका संज्ञान लेते हैं। ये संकीर्ण राजनीति जो बाबा इसके हैं, सावरकर उसके हैं, जो ऐसा करती है उसे नहीं पता कि दोनों तालमेल से भारत के लिए कैसे काम कर रहे थे, इस हिंदू समाज को संगठित करने के लिए कैसा काम कर रहे थे। पतित पावन जो मंदिर है, शंकराचार्य से उसका मुहूर्त के बाद पूजन होता है, और वहां पर जो पुजारी हैं भी आए उसमें, है? नेपाल के राजा भी आए। नेपाल के राजा भी आए उसमें, और उसके अलावा जो वहां के पुजारी हैं वो गैर ब्राह्मण रहेंगे। और आपको एक मजे की बात बताता हूं, सोमवंशी महार परिषद है वो, और उसके अध्यक्ष कौन है? सावरकर। इसके अलावा मुंबई प्रेसिडेंसी में अस्पृश्यता उन्मूलन का जो सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? सावरकर। मालवान में अछूतों की बस्ती में चाय पान के कार्यक्रम लगातार कौन कर रहा है? सावरकर। और साथ ये मतलब खाली कार्यक्रम नहीं, और ऐसे नेता नहीं कि नेताजी आएंगे पानी की बोतल पहले भेज देना, आप आजकल के इन नेताओं की बात मत करिए। उन्होंने 7 तरह की बंदियां जो तोड़नी पड़ेंगी, जकड़न, उन जकड़नों को तोड़ेंगे तो ये समाज एक होगा। रोटी बंदी, हम साथ साथ खाना नहीं खाते। बेटी बंदी, एक खास जाति के अलावा दूसरी जगह शादी ब्याह नहीं करते। व्यवसाय बंदी, कारोबार पर एक ही तरह के लोग करते हैं, दूसरे लोग नहीं करते। फिर उसके बाद सिंधु बंदी, यानी समुद्र पार जो जाता है हम उसको निकाल देते हैं। वेदोक्ति बंदी, यानी वेद का पठन पाठन कुछ खास लोगों तक है। फिर शुद्धि बंदी, यानी कि अगर कोई दूसरी तरफ चला गया तो वापस हम उसको लेकर नहीं आ सकते। इस सारी तरह की बंदियों को तोड़ेंगे तब ये समाज एकजुट होगा। बहुत व्यवस्थित तरीके से उन समस्याओं को चिन्हित करना, उसके लिए टोली बनाना, उसके लिए कार्यक्रमों का आयोजन करना, और उसमें बाबा साहब जैसे लोगों को भी जोड़ना, पत्राचार करना, ये सारे काम अगर किसी ने किए हैं तो मैं कहूंगा कांग्रेस या किसी और नेता ने इतने बड़े काम नहीं किए होंगे जितने सावरकर ने किए। वो तो खुद मतलब ब्राह्मण थे, वो धोती पहन की वो जौनी पहनाते थे। यज्ञोपवीत संस्कार किए, अछूतों के, जिन्हें अछूत कहा जाता था, उनके यज्ञोपवीत संस्कार खुद करवाए उन्होंने। ब्राह्मणों। आपको क्या लगता है उदय जी, कांग्रेस का जो घृणा का कारण है सावरकर जी से, जो लगातार हम स्वतंत्रता के बाद से देख रहे हैं, और जो वो करते रहे हैं और उनको उपेक्षित करते रहे, अपमानित करते रहे, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, पहले बात 2 चीज में आपको थोड़ा सा करेक्ट करूं। अभी जो घृणा का जो उनका भाव है वो बिल्कुल चरम सीमा पे है। पहले इतना नहीं था, नेहरू के टाइम पे था। उसके बाद में अच्छा, कांग्रेस में कई लोग थे जो सावरकर के सपोर्टर थे, कई लोग थे। एमपी के पहले चीफ मिनिस्टर थे वो सावरकर थे, पुरुषोत्तम टंडन उनके सपोर्टर थे। मूल कारण यह है कि वीर सावरकर जो है वो तुष्टीकरण के समय बड़े विरोधी है, और कांग्रेस का पूरा जो पॉलिटिक्स है वो ही पूरा विभाजनकारी पॉलिटिक्स है। तो कांग्रेस को यह लगता है कि एकता का इतना बड़ा प्रतीक अगर भारत पे हावी हो जाएगा, उसका विचार भारत पे हावी हो जाएगा, तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। ये एकमात्र कारण है। जो लोगों का पोषण भारत के विभाजन के ऊपर है, वो सावरकर उनका सबसे बड़ा विरोधी है, ऐसा मान के चलो आप। और सावरकर ऐसा नहीं कि दूसरे विरोधी नहीं है, समझो आप, क्योंकि सावरकर रास्ता दिखाते हैं।
इनको कैसे मात करना, स्ट्रेटेजी बताते हैं कि ये जो विभाजनकारी शक्तियां हैं इनको कैसे इनको परास्त करना, पूरा रास्ता दिखाते, पूरा पाथवे दिखाते हैं। इसके लिए जो माननीय मोहन जी भागवत ने जो प्रस्तावना लिखा है हमारी किताब का, वीर सावरकर जो भारत का विभाजन रोक सकते थे, उसमें ये लिखा है कि अराष्ट्रवादियों के सामने कैसे लड़ना और युद्ध जीतना, उसकी ये पुस्तक मार्गदर्शिका है। और मैंने ये लिखा है उसके अंदर, मेरे इंट्रोडक्शन के अंदर, कि भारत का दूसरा विभाजन कैसे रोकना, पहले जब विभाजन में से लेसन लेके उसकी मार्गदर्शिका है। अभी क्योंकि भागवत जी का आपने जिक्र किया, तो हितेश जी, संघ के और वीर सावरकर जी के अगर विचारों की बात की जाए, इनमें कितनी समानता है? देखिए, दोनों तुलनाएं मुझे लगता है कि ठीक नहीं है तुलना करना, कि एक व्यक्ति से संगठन की तुलना नहीं हो सकती। परंतु वैचारिक धरातल पर देखें तो कुछ साम्य आपको दिखाई देंगे कि ये जो देश है ये पितृभूमि है, पुण्य भूमि है, ये सांस्कृतिक राष्ट्र है, ये कोई पॉलिटिकल मैप नहीं है, नक्शे पर खिंची हुई जमीन ऐसी नहीं है। ये हमारे पुरखों के तब से, और यहाँ पर जन्म बड़े पुण्यों से मिलता है, ऐसा मानना दोनों ही तरफ है। फिर दूसरी जो चीज़ है कि अभी जो मैं बात कर रहा था 7 तरह की बंदी की, सावरकर के भी काम है और संघ ने भी अगर एक कुआं एक शमशान की बात कही, सभी जातियों में बिना जाति भेद के, अभी समरसता का विषय समाज में कोई राजनीतिक पार्टी तो नहीं लेती होगी, क्योंकि राजनीतिक तो अलग तरीके से, सामाजिक संगठनों में भी, सामाजिक अभियानों में भी सबसे प्रखरता से अगर कोई गहराई से ले रहा है तो संघ ले रहा है। सावरकर की वो दृष्टि मुझे वहां पर भी दिखाई देती है। फिर एक और बात है जहां पर दोनों दृष्टिकोण संपूरक दिखाई देते हैं, एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। वो है कि कन्वर्जन और चेंजिंग डेमोग्राफी, ये इस देश के लिए खतरा है। और मैं एक बात और कहूंगा, बहुत सारे गांधीवादी हैं, उनको भी जोड़ दें कि गांधी जी भी कन्वर्जन को इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे। ये उन्होंने लिखा है। और गांधी जी को जो झंडे बिल्ले पर इस्तेमाल करते हैं, और गांधी जी को खुद के बेटे का शुद्धिकरण करवाया जो इस्लाम में चला गया था, हाँ, हरिलाल गांधी का। बिल्कुल बिल्कुल, गांधी जी कन्वर्जन के विरोधी थे। और गांधी के नाम की राजनीति करने वाले जिस कन्वर्जन के मुद्दे से कतराते हैं, मुझे लगता है उस सुविधा की राजनीति से इतर ये राष्ट्रीय महत्व का, राष्ट्रीय पहचान का विषय है। सावरकर इसे समझते थे, संघ तो ये बात कहता ही है। और बाकी मैं कहूँगा कि सावरकर, क्योंकि एक उनका जो पूरा जीवन रहा उसमें राजनीतिक विचार की भी प्रधानता रही, तो व्यक्ति और विचार में व्यक्ति प्रधान है। संघ के में व्यक्ति की बात नहीं है, संगठन की बात उसमें है। और अभी उदय जी जो बात कर रहे थे, एक सेकुलर स्टेट की बात सावरकर करते हैं। संघ सेक्युलर, हाँ, नॉट सुडो सेक्युलर। हाँ, नहीं, ट्रूली सेकुलर की बात करते हैं, मगर सेकुलर की डेफिनेशन में जाएंगे तो सेकुलर का भी एक अर्थ अलग निकल के आएगा। संघ या इस देश को जो समझने वाले लोग हैं, जो इस राष्ट्र की परिकल्पना को समझते हैं, वो धर्माधारित राज्य की बात करते हैं। किसी भी चीज में, जैसे कानून नियमन संविधान में लिखित हो सकता है, मगर नैतिकता लिखी नहीं जाती है। तो धर्म अगर नहीं होगा तो चीजें स्थिर और पारदर्शी नहीं होंगी, वो मुझे लगता है। आखिर में आप तीनों से ये मैं सवाल करना चाहूंगी कि अगर हम आज के भारत की बात करें, और क्योंकि आपने गांधी जी का भी जिक्र किया, हम सावरकर जी की भी बात कर रहे हैं, सावरकर या गांधी भारत के लिए, आज के भारत के लिए किनके विचार ज्यादा अनुकरणीय है? हितेश जी, आपसे शुरू करें तो। देखिए, मुझे लगता है आज के भारत को अगर आप देखेंगे तो अपने महापुरुषों को समग्रता में देखना, और जैसे संघ में कहते हैं सद्गुणों की उपासना करना, जिसका जो अच्छा है देश के लिए अच्छा हो सकता है, उसमें राष्ट्र सर्वोपरि रखते हुए उन विचारों की साधना करना। आज आप देश की सुरक्षा नीति को आप देखिए, आतंकवाद पर हमारी कड़ाई देखिए, तो आपको लगेगा कि हमने सावरकर के निकट के विचार हैं और ज़्यादा फलदायी रहे हैं भारत के लिए। गांधी जी की आलोचना बिल्कुल नहीं है, मगर ऐसा था कि वो तो कहते थे कि पुलिस के पास भी डंडा क्यों होना चाहिए, इस तरीके की बात थी। सेना क्यों होना, सेना क्यों होनी चाहिए, मगर आपके पड़ोसी कैसे हैं इससे ये होगा कि आपका व्यवहार कैसा है। तो सावरकर वहाँ पर सही सिद्ध होते हैं। फिर
इस देश के लिए क्या जरूरी है, तो ये देश इस समय स्वच्छता अभियान भी चला रहा है जिसके पॉलिटिकल वोट नहीं मिलते। गांधी जी के इस समय रूरल डेवलपमेंट का और एम्पावरमेंट का जो काम है, या डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर की जो स्कीम्स हैं, उस पारदर्शिता की बात गांधी जी के ज्यादा करीब आती हैं। मुझे लगता है कि दोनों की जो अच्छी चीजें हैं उनको जोड़कर ये भारत चल रहा है, और वास्तव में अपने महापुरुषों को किस तरह से देखना, उस दृष्टिकोण को भी भारत डिफाइन कर रहा है। प्रकाश जी, आप देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें जो हितेश जी ने जो शुरुआत में बात की कि हर व्यक्ति की, हम लोग एक हमारे जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारत की नहीं इंडियन सबकॉन्टिनेंट की प्रॉब्लम है कि हम लोग तुलनात्मक अध्ययन बहुत करते हैं कि ये व्यक्ति कैसा था, ये व्यक्ति कैसा था। सब अपने अपने क्षेत्र में थे। वीर सावर, अब आज की पीढ़ी को ये देखना है कि किसके विचार, आज जो स्थिति देश काल स्थिति परिस्थिति है उसमें किसके विचार ज्यादा प्रासंगिक हैं, ये स्वयं जनता को तय करना है। और ऐसा इस जो सूचना का दौर है, ये तो सब चीजें कुछ छिपी हुई नहीं है। गांधी का तो पूरा जीवन खुली किताब की तरह पड़ा हुआ है। वीर सावरकर के ऊपर सारा रिसर्च, सारा मटेरियल मौजूद है। किसके विचार आज प्रासंगिक हैं, ये जनता को तय करने दीजिए ना। इसमें कोई देखिए, मैं जो हितेश जी ने बात रखी थोड़ा और विस्तार में रखूंगा, थोड़े अलग तरीके से रखूंगा। देखिए, बहुत आवश्यक है कि महात्मा गांधी पे एक राष्ट्रीय बहस हो। गांधी के बाद बात करते हैं या तो आप गांधी के सपोर्टर हो, इस टाइप के डिस्कशन तो देश में होते ही नहीं है, समझो आप। या आप गांधी के सपोर्टर हो या आप गांधी के विरोधी हो। आप ट्विटर पे चले जाओ तो यही चलता रहता है, समझा। ऐसा मानता कि गांधी जी पे एक बहस होनी चाहिए। देखिए, गांधी जी की दो सिद्धांत, हिंदू मुस्लिम एकता कोई भी कीमत पे, वो बन गया हिंदू मुस्लिम एकता हिंदुओं की कीमत पे, है ना। और दूसरा उनका जो संपूर्ण अहिंसा, कि कोई मारे तो आप मार खाते रहो। उनकी ऐसी परिभाषा शायद भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने भी ली थी है कि कोई मारे तो आप प्रतिकार मत करो, ठीक है ना। मेरे ख्याल से दो कारण थे जिसके वजह से भारत का विभाजन। लेकिन गांधी जी, मैं तो गुजरात से आता हूँ, गुजरात में काम किया है मैंने। गांधी जी का जो सेवा कार्य है उत्तम कक्षा का है। गांधी जी के आज जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, एनजीओज है, जो समाज सेवा में लगे हुए हैं गुजरात में, आप देखो उनका लेवल बहुत ऊंचा है। वो गांधी जी के बेस, स्वच्छ भारत गांधी का है। तो गांधी जी ने सिखाई देश को चीजें जी जिससे देश को फायदा हुआ है। रूरल डेवलपमेंट का मॉडल, जैसे हितेश जी ने कहा कि बिल्कुल एक करने के लिए चरखे जैसा एक सिंबल दे देना, सबको इकट्ठा करना लेकिन हमें, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे लिए अहम मुद्दा है। देश के अंदर अराष्ट्रवादी लोगों की संख्या बड़ी है। इस साइड पाकिस्तान है, उस साइड चाइना है। तो हमें गांधी जी का ये जो पासा है उसको, उस पर भी डिबेट करनी पड़ेगी। हमें ये स्वीकारना पड़ेगा कि गांधी जी की जो, जहाँ तक राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, उसके वजह से भारत को, उनके विचार की वजह से काफी नुकसान हुआ है। तो गांधी जी पे एक राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। गांधी जी 1, 2, 3, 4, 5 मुद्दे पे सही थे, 7, 8, 9, 10 मुद्दे पे गलत थे। वो गांधी जी पे एक बहस अलग बात है, गांधीवादियों पे भी एक बहस होनी चाहिए, क्योंकि वो भी बस सिलेक्टिव गांधीवादिता उनकी चलती है। कहाँ हिंसा करनी है, कहाँ अहिंसा करनी है। जी प्रखर, आप अपने बात। हमारी इस पूरी बहस के दौरान जो हम चर्चा करी, जो हमने, उसके अंदर वो मुद्दा नहीं आ पाया, और वो बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बहुत बड़ा उसका इस्तेमाल सावरकर के खिलाफ किया जाता है बार बार। वो ये 1942 के आपने आंदोलन का जो जिक्र किया, वो बात अधूरी रह गई। तो 1942 के जो आंदोलन का जिक्र है, तो पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन में किस किस ने हिस्सा नहीं लिया। हम इसमें से दो ही संगठनों के नाम देते हैं। हम एक वीर सावरकर का नाम देते हैं और एक आरएसएस का नाम देते हैं। भाई, वामपंथी तो ना केवल विरोध किया उनने भारत छोड़ो आंदोलन का, बल्कि अंग्रेजों की मुखबरी भी की। अब तो आर्काइव से वो पत्र भी निकल कर आ गए। उसके बाद खुद जो सी राजगोपालाचारी थे, जो गांधी जी के संबंधी थे, जिनकी गांधी जी की बेटे की शादी, देवदास की शादी उनकी बेटी लक्ष्मी से हुई थी, उन्होंने विरोध किया भारत छोड़ो आंदोलन का। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन उसके बाद वामपंथी जो खुद ने लिया था, जिन लोगों ने हिस्सा, वो सीधे उंगली किस पे उठाते हैं? वीर सावरकर पे और संघ पे। और सावरकर ने उसको काफी समझाया था। उन्होंने कहा था पहले ही नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि दिस क्विट इंडिया विल बिकम स्प्लिट इंडिया। उन्होंने उसको भारत के विभाजन के परिप्रेक्ष्य में देखा था। और देखिए, मुस्लिम तुष्टिकरण की नीतियां तो बढ़ती जा रही थी, समझे ना आप उस टाइम। तब उसमें देखिए क्या हुआ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। मतलब वो सुपर डुपर फ्लॉप आंदोलन। बिल्कुल खुद कांग्रेस ही मानते हैं। उस आंदोलन में हिस्सा लेने वाली 42 की बिजली अरुणा आसफ अली, वो खुद कह दिया कि ये आंदोलन फ्लॉप था। जयप्रकाश नारायण की चिट्ठियां मौजूद हैं, वो कहते हैं फ्लॉप है। अबुल कलाम आजाद कहते हैं कि हम निराश थे, हम हताश थे। गांधी जी भी हताश हो गए थे जो जिस तरह का हमें गिरफ्तारी की गई। तो वो आंदोलन फ्लॉप है।
हमें बस घुट्टी पिला दी गई हमारे स्टूडेंट लाइफ से कि भारत को आज़ादी इसीलिए मिली। दुनिया में सर ऐसी कौन सी क्रांति होती है जिसका असर 5 साल बाद होता है? 42 में आंदोलन शुरू हुआ, 5 साल बाद जाके उसका असर होता है। तो इससे मकाना कोई बात ही नहीं हो सकती। 1956 के अंदर जो एटली जिन्होंने हमें आज़ादी दी, हाँ, उनका प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे थे, वो 1956 में भारत के दौरे पे आए थे जी। और पीबी चक्रवर्ती जो थे, जो एक्टिंग गवर्नर थे बंगाल के, उनके घर पे 2 दिन रहे थे। उस टाइम पे पीबी चक्रवर्ती क्योंकि अभ्यासी व्यक्ति थे, उनसे पूछा कि भाई क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद में, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जो आप पे प्रेशर बने, तो आपने उनको आज़ादी क्यों दे दी? तो पहले तो उसने बोला, इटली ने कहा कि जवाब ही नहीं दिया, उड़ा दिया पूरा, समझे ना। दूसरी बार पूछा, फिर उसने जवाब दिया। उसने कहा कि इसके 2 या 3 में मुख्य कारण थे। एक था आज़ादी इन फौज वाला मूवमेंट, नेताजी का जो उस टाइम पे खत्म हो चुका था, समझो आप। लेकिन उन्होंने कहा उससे इतना डर, हमारे में इतना डर हो गया था हम लोगों के अंदर। दूसरा कि जो नेवी की म्यूटिनी हुई 1946 में, नेवी की म्यूटिनी हुई बॉम्बे में, जो फैल गई 20 डॉक्स पे फैल गई पूरे भारत में, इंक्लूडिंग कराची, हाँ। समझे ना। तो नेवी की जो म्यूटिनी जी थी, जो बलवा था नेवी का, उससे हम डर गए कि देख, उन्होंने कहा कि देखा हमने बहुत कम, हम भारत में रहे इतने साल, तो ब्रिटिशरों की संख्या तो बहुत कम थी, कम से कम 1 लाख थी, ज्यादा से ज्यादा 3 लाख थी, समझो आप, समझे आप। तो हमने तो भारत के लोगों के की मदद से राज किया हुआ है यहाँ पे, और वो अगर वही विरुद्ध हो जाते हैं। अच्छा, जो सैनिक सेकंड वर्ल्ड वॉर से वापस आ रहे थे, उन्होंने भी इनको एक संकेत दे दिया कि देखो भाई, हमने तुम्हारे लड़ाई लड़ ली। देखिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर समय बड़ा योगदान है भारत के सैनिकों का है, बिल्कुल सही। समझे आप। तो हमने आपकी लड़ाई लड़ ली, अब आप देश छोड़ के जाइए। और वो सब तो उन्होंने कहा, साधारण तेरह में भर्ती हुए लोग। फिर उसने पूछा चक्रवर्ती ने कि गांधी जी और कांग्रेस का कितना रोल था इसमें। तो वो चक्रवर्ती लिखते कि चाय पीते पीते बड़े एक सैटारिकल वे में मुझे कहा उन्होंने कहा उन्हें मिनिमल। और वो लिखा भी ऐसा रहता है M. करके, वो पूरा जो है उसका। हाँ, तो ये बिल्कुल। लेकिन ये ऐसी चर्चा है ना कि इस पे अगर हम करते रहेंगे, और ऐसे कई पहलू हैं वीर सावरकर जी के, जो कि अभी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत आगे आना जरूरी है, क्योंकि वो महापुरुष जिनका योगदान पूरी तरह से ना सिर्फ इतिहास के पन्नों से हटाने की कोशिश की गई है, बल्कि उनके दृष्टिकोण को जिससे सीख ली जा सकती है, आने वाली पीढ़ी सीख सकती है, उसको भी पूरी तरह से दबा दिया गया, कुचलने की कोशिश की गई। और आज जब पूरी बातें सामने आती हैं तो उसे भी आप डेंट करने की कोशिश करते हैं अपने कुतर्कों से, और तथ्यों को नकारने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस तरह की चर्चा बहुत आवश्यक हो जाती है। आप तीनों के साथ ये चर्चा वैसे तो घंटों चल सकती है, लेकिन थोड़ा सा हमारे पास समय की भी सीमाएं हैं, और सावरकर जी की जयंती है, तो उस पर ये विशेष चर्चा के लिए आप सब यहाँ पर आए। हितेश जी आप, प्रखर जी आप, उदय जी आप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।